क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं डीएनए का वो सेगमेंट जो कि क्लोन बना सकता है। यस, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो कि किसी के अंदर जाकर अपने क्लोन बनाएगा, वो क्लोन बनाने वाला वो जरिया, वो ऑर्गेनिज्म का पार्ट क्या कहलाएगा? वेक्टर। कौन सा वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि वो क्लोन बना रहा है। जैसे हमने किया कि एक डीएनए जो है वो कट हमने किया, उसके पीसेस सेपरेट किए और जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर हमने ऐड कर दिया। दिस इज बैक्टीरियाज प्लाज्मिड। हमने इस प्लाज्मिड के अंदर इस नए ये वाला जो डीएनए था इसको ऐड कर दिया। अब ये प्लाज्मिड हर 20 मिनट्स के बाद अगर ये बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो साथ ही के साथ इस प्लाज्मिड की भी हमें 20 मिनट के बाद कॉपीज जो है वो मिल जाएंगी। तो ये हमारा तरीका था डीएनए की क्लोनिंग करने का। ठीक है, तो यही जो क्लोनिंग का जो जरिया है इसे हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ये वेक्टर जो है हो सकता है एक से ज्यादा होस्ट के अंदर भी अपना ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करे। वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसके अंदर रहता है? बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया इसका एक होस्ट हो गया। हो सकता है ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अलावा किसी और के अंदर भी रहे और फिर जाकर क्लोनिंग इसकी कंप्लीट हो। तो अगर इस तरह से एक से ज्यादा होस्ट के अंदर 2 और मोर होस्ट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, सो दिस इज द क्लोनिंग वेक्टर नाउ इज नोन एज शटल वेक्टर। जो एक से ज्यादा होस्ट को यूज करके कॉपीज बनाएगा वो क्या कहलाएगा? शटल वेक्टर। कुछ फीचर्स होने चाहिए जरूरी क्लोनिंग वेक्टर्स के, जैसे उसके पास अपना ओराई होना चाहिए। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम कैसे समझेंगे? ये हमारे पास डीएनए है, 2.2 मीटर लंबा धागा होता है हमारा डीएनए। हम चाहते हैं इस डीएनए की कॉपी बने, लेकिन एक साथ 2.2 मीटर की कॉपी नहीं बनती। कॉपी जो बनती है वो छोटे छोटे सेक्शंस की बनती है डीएनए की। जैसे यहाँ से कॉपी होना शुरू हुआ तो यहाँ तक कॉपी होगा, फिर यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ तक कॉपी होगा, और फिर ये सारे सेगमेंट्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे पूरा का पूरा इकट्ठा एक साथ डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। तो इसका मतलब ये जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी ये अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है। ठीक है, दिस इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है बैक्टीरिया के अंदर एक ही होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये थाउजेंड्स में ओराई होती है क्योंकि हमारा डीएनए भी बड़ा है। तो क्लोनिंग वेक्टर के पास पहला फीचर क्या होना चाहिए? इसके पास अपना खुद का ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा इसका फीचर क्या है? इसके पास होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर जो है इसके पास अपना होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है वो प्लाज्मिड है एक, ये एक प्लाज्मिड है। हमने ऐसे बहुत सारे प्लाज्मिड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, ढूंढ कर रखे हुए हैं, और इन प्लाज्मिड्स को हम फिर जो है आगे यूज करते हैं डिफरेंट तरह के क्लोन्स बनाने के लिए। तो ये जो एक प्लाज्मिड मैं आपको शो कर रही हूँ इसका नाम है PBr322। हमने जो प्लाज्मिड्स हैं इन सबको भी नॉमेनक्लेचर दिया है, नेम दिया है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, जो शो कर रहा है कि हमने जो वेक्टर की तरह किस चीज को लिया है। यहाँ पर हमने प्लाज्मिड लिया है तो प्लाज्मिड का P हो गया। सेकेंड और थर्ड लेटर्स हमने जो प्लाज्मिड के नेम में यूज किए हैं वो यूज किए हैं इसके डिस्कवरर्स के, जिन साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मिड को निकाला है। यहाँ पर कौन है? बॉलीवर एंड रॉड्रिग्स।
वॉलिवन एंड ब्रॉड्रिक्स। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया और इसको एक नंबर दे दिया उन्होंने, दैट इज 322। तो इस प्लाज्मिड का नाम क्या हो गया? PBr 322। अब इस प्लाज्मिड में क्या होगा? सबसे पहले इसके पास एक अपना ओराई होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज जब डिवाइड करेगी, कोई भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है, तो उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो ये PBr 322 का ओराई है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये हमारे पास लगा हुआ है EcoR1, ये जो है साइट है एक हमारे पास। और इसके अंदर जो प्लाज्मिड है अलग तरह का, एक बैक्टीरिया के अंदर 10 से लेकर 100 प्लाज्मिड्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है प्लाज्मिड्स हमारे पास जो है प्रेजेंट है। PUB1 इस तरह से हमारे पास हो सकता है एक हमारे पास यहाँ पर ये प्लाज्मिड हो सकता है BAMH1। ये नाम रखे गए हैं, इनका नॉमेनक्लेचर दिया गया है इन साइट्स का। तो ये जो पर्टिकुलर साइट है, मान लो हम इस वाली साइट की बात करते हैं, ये वाली साइट जो है इस प्लाज्मिड को क्या बना रही है? एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बना रही है। यहाँ पर एक ऐसा जीन लगा हुआ है जो कि इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस देता है। ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया के अंदर ही है और इसके पास एक जगह है ऐसी जो इसको एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे रही है। सिमिलरली इसके पास एक और भी साइट है जो कि इसको टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे रही है। मतलब अगर हम ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पर डालेंगे तो उसका इस पर कोई असर नहीं होगा। तो ये जो अलग अलग साइट्स हैं इसकी, ये साइट्स क्या है? दे आर सिलेक्टेबल मार्कर। हमने एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट वाला जीन चाहिए तो हमें पता है कि हमारा सिलेक्टेबल मार्कर ये है। हमें टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें पता है कि हमारा सिलेक्टेबल मार्कर ये है। तो किसी भी प्लाज्मिड के अंदर पहली चीज क्या होनी चाहिए? और आई उसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? उसके पास अपना सिलेक्टेबल मार्कर। जो सिलेक्टेबल मार्कर है उसके अंदर रेजिस्टेंस वाले जीन्स हो सकते हैं, उसके पास सेंसिटिव वाले जीन्स हो सकते हैं, और ये जो है सिलेक्टेबल मार्कर ये अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकता है। हम इसकी पहचान कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में, कि ये प्लाज्मिड का अपना है या नया हमने डालकर इसके अंदर बनाया है। इसको भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके सिलेक्टेबल मार्कर की, हमने टेट्रासाइक्लिन लेना है, हमने एम्पिसिलिन लेना है, हमने कोई और कैरेक्टर लेना है, दैट इज द सिलेक्टेबल मार्कर। तीसरी चीज जो चाहिए होती है किसी भी क्लोनिंग वेक्टर को, वो उसका फीचर है उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ऐसी साइट्स जहां पर क्लियर नहीं आ रही, सभी को क्लियर नहीं है? कोई भी ऐसी साइट जहां पर एलियन डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है। हाँ जी, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? मैम कट कट के आ रही है। सभी को? यस मैम। होना तो नहीं चाहिए ऐसा। यस मैम। रिकॉर्डिंग हो रही है, देखते हैं, अगर ऐसा ही चला तो फिर देखते हैं कुछ। तो हम थर्ड फीचर की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब ऐसी जगह जहां पर हम एलियन डीएनए को डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। एलियन डीएनए को इंसर्ट करने की साइट दैट इज रिस्ट्रिक्शन साइट। ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट जो है हर एक प्लाज्मिड के अंदर या हर एक डीएनए जिसकी हमने कॉपी बनानी है, ये एक प्लाज्मिड है और इसमें हम मान लेते हैं ये है इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट। मतलब जहां से हम इसका अपना डीएनए काटकर यहाँ पर नया डीएनए जोड़ने वाले हैं, ये क्या होगी? इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट। ये रिस्ट्रिक्शन साइट हमेशा एक ही होनी चाहिए। अगर ये एक से ज्यादा हुई तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो एक प्लाज्मिड के अंदर अगर एक रिस्ट्रिक्शन साइट है तो
उसके लिए इजी है। अगर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट है तो एक से ज्यादा चीजों का रेजिस्टेंस, एक से ज्यादा जो है क्वालिटीज उसके अंदर आएंगी और एक मैसअप सा हो जाएगा काम। इसीलिए प्लाज्मिड के पास हमेशा एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तो बेसिकली ये तीन जो है हमारे पास फीचर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर के। पहला जो है उसका अपना ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेकंड, उसका अपना सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। और थर्ड, उसके पास अपनी एक रिस्ट्रिक्शन साइट भी होनी चाहिए। ठीक है। प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जितनी भी हमने अब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी है, प्लांट्स के अंदर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग नेचुरली भी चलती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ने क्या किया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स को अटैक करता है, प्लांट्स में ये ट्यूमर बनाता है। इसे हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया। कैसे ये ट्यूमर इंड्यूस करता है? इस बैक्टीरिया में एक जीन है दैट इज टी जीन। ये टी जीन जो है इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जो है टीआई जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन बोलते हैं इसको, जो प्लांट्स के अंदर ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर मतलब ये स्टेम है, इसमें जगह जगह इस तरह से गांठे बन जाएंगे ट्यूमर्स की तरह और पूरी स्टेम जो है वो खराब हो जाती है। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सॉइल के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस पहले से प्रेजेंट है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ने सॉइल के थ्रू प्लांट्स के अंदर अपने डीएनए को एंटर कराया। डीएनए ने जाकर अपने टी जीन से ट्यूमर इंड्यूसिंग जो है फैक्टर अपना जो है वो रिलीज किया और प्लांट के अंदर ट्यूमर बनने लगे। ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ पर। दिस इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ना हमने एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए को काटा, ना हमने प्लांट के अंदर ऐड किया, हमने कुछ नहीं किया। ये सब काम अपने आप ही हो रहा है। एग्रोबैक्टीरियम ने अपना खुद से डीएनए कट करके प्लांट के अंदर ट्यूमर वाला डीएनए जो है वो डाल दिया जिसके अंदर टी जीन था और उसने ट्यूमर इंड्यूस किया। प्लांट्स के अंदर ट्यूमर बन गए और वो प्लांट जो है अब पूरी की पूरी फसल जो है वो खराब हो गई। तो इस तरह से एग्रोबैक्टीरियम को इसलिए नाम दिया गया है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब इसमें हमारा ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनी कि अगर नेचुरली बैक्टीरिया ऐसा कर सकता है तो हम भी बैक्टीरिया को यूज कर इस तरह से जीन्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब अगली बात ये आती है कि हम जो है किसी भी डीएनए को, एलियन डीएनए मतलब किसी एक पर्सन है, इसके डीएनए को किसी दूसरे पर्सन के डीएनए में कैसे अंदर डालें, इंसर्ट कैसे करें, यानी कि डीएनए की ट्रांसफर कैसे करें। हमने ऐसे सीधा बात कर लिया, ये डीएनए है, इसको कट कर लिया, इतना पार्ट निकाल लिया और ये प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। कैसे डालें प्लाज्मिड के अंदर? डालने के हमारे पास जो है वो तरीके हैं। सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग डीएनए इन बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? ये अपने पास एक बैक्टीरिया है, ये इसका प्लाज्मिड है, हम चाहते हैं इस प्लाज्मिड के अंदर हम एक डीएनए डाल दें। तो हम क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मतलब जो माइक्रोस्कोपिक इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के अंदर हम डिजायर्ड डीएनए को भर देते हैं और जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है ऐसे ही इसको मूव किया जाएगा पीछे से और ये जो डीएनए है इस प्लाज्मिड के अंदर एंटर हो गया। तो ये पहला तरीका है जिस तरीके से हम डीएनए को प्लाज्मिड तक पहुंचा सकते हैं या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा मेथड है बॉलिस्टिक गन या इसे जीन गन मेथड भी बोलते हैं। इनमें से कोई एक मेथड अकेला भी आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है और सारे मेथड्स भी पूछे जा सकते हैं फॉर 2 मार्क्स।
बलिस्टिक गन में क्या होता है, जैसे कि एक गन होती है, गन के अंदर जो है एक बुलेट होता है, ऐसे ही हमने अब बुलेट की फॉर्म में क्या यूज किया है, हमने यहाँ बुलेट की फॉर्म में यूज किया है अगेन हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट, जिसको हम इस प्लाज्मिड के अंदर डालना चाहते हैं। ये हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है, लेकिन ये डीएनए का फ्रेगमेंट अकेला नहीं है, इसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई है। अकेला डीएनए तो दिखता ही नहीं है और है भी वो थ्रेड की फॉर्म में, तो वो सीधा गन के थ्रू कैसे जाएगा, इसीलिए हमने उसके बाहर कोटिंग की हुई है गोल्ड की या टंगस्टन। अंदर डीएनए है, बाहर गोल्ड है, टंगस्टन की कोटिंग है, और एक बुलेट की तरह बन गया, जैसे गन का बुलेट होता है। अब गन को जैसे ही फायर किया जाएगा यहाँ से, तो ये डीएनए गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग किया हुआ डायरेक्टली इसके अंदर एंटर कर जाएगा प्लाज्मिड के अंदर। तो ये दूसरा मेथड है हमारे पास जो डीएनए है उसको ट्रांसफर करने का। ठीक है, तीसरा मेथड जो हो सकता है वो हमारे पास हो सकता है डिसआर्म्ड पैथोजन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उसका वो वाला डीएनए डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि डिजीज करने वाला है। डिजीज करने वाले जो डीएनए है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड का मतलब बिना हथियारों के, आर्म्ड होना मतलब हथियार बंद होना, डिसआर्म्ड मतलब बिना हथियारों के होना। वायरस या बैक्टीरिया का डिसआर्म्ड होना मतलब अब वो डिजीज नहीं कर सकते। अब हम इस वायरस के अंदर वो डीएनए एंटर कर देते हैं जो डीएनए हमने ट्रांसफर करना है, और उस पर्सन को वायरस की इन्फेक्शन करवा देते हैं, लेकिन उसको वायरस के, बैक्टीरिया के, डिजीज के कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वायरस को हमने क्या किया हुआ है, डिसआर्म्ड किया हुआ है। अब उस पर जो है वो वायरस जो है वो किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल सकता, यानी कि उसको वो खराब नहीं कर सकता है। इस तरह से हम ये तीन मेथड्स यूज कर कर हम अंदर एंटर करवा सकते हैं। एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हम इन तीनों तरीके से डीएनए को एंटर करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वेक्टर की फॉर्म में क्या क्या चीजें यूज किए जा सकती हैं। वेक्टर कौन होता है, जो मल्टीपल कॉपीज बनाए, थोड़े ही टाइम में जल्दी से डिवाइड कर दे और किसी भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाकर रख दे। इस तरह के वेक्टर हमने पहला पढ़ लिया, प्लाज्मिड हो सकता है, हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं। प्लाज्मिड जो कि एक बैक्टीरिया में 10 से 100 प्लाज्मिड प्रेजेंट हो सकते हैं। जितने सारे प्लाज्मिड है हम बहुत जल्दी उसको डिवाइड करवाकर हम मल्टीपल कॉपीज किसी भी डीएनए की ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है कॉस्मिड्स हम यूज कर सकते हैं वेक्टर की तरह। कॉस्मिड्स क्या होते हैं, कॉस्मिड्स होते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मींस ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है। बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरस बैक्टीरियोफेज। तो हम बैक्टीरियोफेज के अंदर डालकर भी किसी भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तीसरा जो हमने अभी भी किया, दैट इज डिसआर्म्ड वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने इन्फेक्शन खत्म कर दी उसके अंदर हम डाल दें, और जो जल्दी से डिवाइड करता है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम चूज करेंगे और वो जल्दी से डिवाइड कर कर हमें मल्टीपल कॉपीज तैयार करके दे देगा। और लास्ट हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। हमने आर्टिफिशियली क्रोमोसोम्स बनाए हैं, जैसे YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डीएनए को और मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए डालते हैं, और जब मल्टीपल कॉपीज मिल जाती है तो वायरस या बैक्टीरिया या यीस्ट का डीएनए अलग और नया वाला डीएनए जिसकी कॉपी बनी है वो हम अलग निकाल लेते हैं, और फाइनली हमारे पास जो है वो एक ही डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनकर थोड़े ही टाइम में तैयार हो गई है। तो ये वेक्टर के और जीन ट्रांसफर के अलग अलग तरीके थे।
अब आता है वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी। अब तक जो हमने पढ़ा है उसी की ही सारी ये रेपिटेशन होगी। rDNA टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम डीएनए को अलग करते हैं। डीएनए को हम कैसे अलग करेंगे, डीएनए को अलग हम करेंगे जैसे अब आपके पास कोई फ्रूट है, ठीक है, सपोज कर लो मटर के दाने हैं, हरा जो मटर गार्डन की मेंडल वाला, उसके दाने हैं, उसका डीएनए आप निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे डीएनए? हम घर पे भी इस चीज को कर सकते हैं, डीएनए को हम घर पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो दिखेगा नहीं, देखने के लिए तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। हम डीएनए को अलग कर सकते हैं। कैसे? डीएनए किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और ऑर्गेनेलिज हैं, बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इतना कुछ है। इन सब चीजों को हमें डिसॉल्व करना है। तो मटर को हम मिक्सी में उसको पीस लेते हैं, ये आपके जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी आता है। मटर को हम मिक्स कर लेते हैं, पीस लेते हैं, जब उसके छिलका अलग हो जाता है, जो उसका अंदर वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है। अब हम उसके अंदर डिटर्जेंट डालेंगे। एक्चुअली डिटर्जेंट डालने का घर में मतलब क्या है कि हमें एंजाइम्स चाहिए। माइक्रोब्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि सोप्स के अंदर, डिटर्जेंट्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस, जो कि फैट को, प्रोटीन को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से दाग निकल जाते हैं कपड़ों में से, बर्तनों में से। तो ऐसे ही एंजाइम डिटर्जेंट के अंदर क्योंकि प्रेजेंट है, तो ये एंजाइम्स जो है वो सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स को, सबको डिसॉल्व कर देते हैं। सेल वॉल किस चीज की बनी है? सेलुलोज की। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम पहले एंजाइम्स डालते हैं, सेलुलेज। सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन से बने हैं, तो प्रोटीएजेस एंजाइम डाल देते हैं। अब सारा कुछ डिसॉल्व हो गया, क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ डीएनए बच गया। अब हमारे पास 2.2 मीटर लंबा डीएनए पड़ा है, तो हम सेकंड स्टेप करते हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए। हम डीएनए का वो पार्ट अब ढूंढते हैं जो कि हमें डिजायर्ड है, ठीक है। मान लो हमने एक प्लांट के अंदर नया डीएनए डालना है जिसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला जीन डालना है। तो पहले तो वो जीन को अलग करेंगे, हम पूरे डीएनए को ही अलग करेंगे, फिर हम उस जीन को अलग करेंगे, डीएनए के उस सेगमेंट को अलग करेंगे। और इसको सेगमेंट को अलग करने के लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में प्रोसेस किया था, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने जिसमें एक प्लेट पड़ी थी, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, हम डीएनए को नेगेटिव की तरफ रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं और डीएनए पार्टिकल्स पॉजिटिव की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी सेपरेट हो गए। इस पर हम इथिडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डालते हैं, प्लस अल्ट्रा वायलेट रेज में इसको देखते हैं, तो हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो ऑरेंज कलर के दिखते हैं। और ये ऑरेंज कलर के फ्रेगमेंट्स में अब हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा डीएनए चाहिए। इस तरह से हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकंड स्टेप क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ डीएनए। लेकिन ये डीएनए की सेपरेशन कैसे की हमने? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहले 2.2 मीटर लंबे डीएनए को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और फिर उनको सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पर रख दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट ने हमें डीएनए अलग कर कर दे दिए। फिर हम यूज करते हैं थर्ड स्टेप में क्लोनिंग वेक्टर। अगर तो हमने थोड़ी सी कॉपीज बनानी है, ज्यादा कोई अमाउंट में कॉपीज नहीं चाहिए, तो हम क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। क्या क्या हम वेक्टर यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं प्लाज्मिड, कॉस्मिड, डिसआर्म्ड पैथोजन जो मैंने आपको अभी बताया, या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये चार चीजें हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो डीएनए हमने यहाँ से, मान लो ये वाला डीएनए हमें लगा कि ये वो है जिसके अंदर कैरेक्टर है, तो ये डीएनए निकालकर अब हम प्लाज्मिड में डालेंगे, या कॉस्मिड में, या किसी वायरस में, या हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में डालेंगे और ये उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देंगे। ये कॉपीज तो बना देते हैं, लेकिन एक और हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम
मान लो 1 बिलियन कॉपीज चाहते हैं। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस की भी, ठीक है। कोरोना वायरस की अगर हमारे पास वैक्सीन मिल जाए तो पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोगों को ये वैक्सीनेशन चाहिए। अगर हम प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं तो धीरे 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 उसकी जो है वो 20 मिनट में दो, अगले 20 मिनट में दो, इस तरह से कर कर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी। लेकिन हमें कॉपीज कितनी चाहिए? बहुत ज्यादा नंबर में। हम चाहते हैं एक दिन में 1 बिलियन कॉपीज हमारे पास तैयार हो जाए, ताकि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 6 बिलियन, जिनको हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीनेशन देकर हम बचा सकें। ऐसा करने के लिए अब हमें क्लोनिंग वेक्टर की नहीं जरूरत। तो अकेला क्लोनिंग वेक्टर जो सिंगल है, जैसे एक के प्लाज्मिड में डाला और उसको यूज किया, एक ही प्लाज्मिड में डाला और उसको यूज किया, ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज PCR। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। PCR stands for polymerase chain reaction। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है एक DNA की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर रहे हैं इन द इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर ये प्रोसेस होता है इन द बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर मैंने आपको माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी बताया था। बायोरिएक्टर क्या होता है? बायोरिएक्टर होता है एक 100 से 1000 लीटर बड़ा टैंक, जिसके अंदर हम ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जस्ट सेकेंड। सो बायोरिएक्टर्स में हम जो है ये टैंक्स होते हैं, 100 से 1000 लीटर जो है वो कैपेसिटी वाले टैंक्स होते हैं। इन टैंक्स के अंदर हम वो मटेरियल डालते हैं जिसके अंदर की कोई भी प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर सके। अब इसके अंदर हम एक प्लाज्मिड डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशंस हमारे पास जो है एक दिन के अंदर जो है वो मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाती हैं। कितनी? 1 बिलियन। कैसे? 3 प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, 3 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा होता है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनेलिंग, और थर्ड जो हमारा स्टेप है दैट इज एक्सटेंशन। तो पीसीआर जो है एक दिन में इतनी बड़ी कॉपीज बनाने का एक तरीका है। प्लाज्मिड ये प्रोसेस जो है करेगा, लेकिन स्लोली करेगा। अगर हमें फास्ट चाहिए तो हमें पीसीआर यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इसमें जो है दैट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है? ये 2 डीएनए हैं। इनिशियली ये डीएनए कैसे थे? इस तरह से आपस में कॉइल्ड थे। पहले हम इनकी कॉइलिंग को खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? हम डीएनए को हीट करेंगे एट द टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट करने से अब ये डीएनए डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, इसके कंटेंट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इस नुकसान को बचाने के लिए हम इसके अंदर एक एंजाइम डालते हैं दैट इज नोन एज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? थर्मो एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया में से निकला हुआ एक एंजाइम है। और ये थर्मो एक्वाटिस बैक्टीरिया क्या है? इट इज अ थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल हमने आर्की बैक्टीरिया के अंदर पढ़े थे, जो कि हाई हीट हॉट स्प्रिंग्स के अंदर 80 से लेकर 100 डिग्री के टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज टैक पॉलीमरेज। इस टैक पॉलीमरेज एंजाइम को हम ऐड करते हैं। अब डीएनए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसके दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अब अलग हो जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप
डीनेचुरेशन। फिर हम करते हैं एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब क्या है कि जो हमने डीएनए का एक नई चेन या एक नया प्राइमर डीनेचुरेशन के बाद सेकंड स्टेप मैं आपको बता रही थी एनेलिंग। एनेलिंग क्या होता है? जोड़ना। एनेलिंग में हम क्या करते हैं कि एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन, मतलब डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो नया जो चीज हमने ऐड करनी है, जो हमने न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, वो न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर, मतलब एक छोटी सी चेन जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी जाती है, जिसको हम क्या चाहते हैं, जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनी। और साथ में हम एक एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए का पॉलीमर, मतलब डीएनए की बड़ी बड़ी चेन जो है वो बना दे। अब हम इस प्राइमर को ऐड कर देते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए के मैंने आपको बताया था 2 एंड्स होते हैं, एक 5:3 और एक 3:5 एंड। तो ये जो प्राइमर है इसको हमेशा ही 3 एंड पर ही जो है वो हम करते हैं, लेकिन अब की बार जो टेम्परेचर है वो हम कंपैरेटिवली लो कर देते हैं। जो हमने डीनेचुरेशन में टेम्परेचर बढ़ाया था, अब वो टेम्परेचर हमें कम करना पड़ता है इसको आपस में जोड़ने के लिए। तो हमेशा ही ये जो प्राइमर होगा ये कहाँ पर होगा? इट विल बी एट 3:5 एंड। इस पर हम प्राइमर को ऐड करेंगे। अब थर्ड स्टेप होगा, हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। आज पता नहीं क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या बात है। तो थर्ड स्टेप में हम जो है एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड करना, यानी कि बढ़ा देना। तो ये हमने डीएनए प्राइमर यहाँ पर ऐड किया है और अब इसकी हम करेंगे एक्सटेंशन, मतलब अब ये अपनी कॉपीज बनाएगा और और ये डीएनए एक्सटेंड हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटेंशन। अब अगेन यहाँ पर टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, तो फिर से हमें वही एंजाइम चाहिए, दैट इज टैक पॉलीमरेज। पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाया था और डीनेचुरेशन करी, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करा, फिर हमने एनेलिंग के लिए टेम्परेचर को फिर से डाउन कर दिया था, देन अगेन टेम्परेचर को हम फिर से बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 1 था, 2, 3, 4, इस तरह से इसकी एक्सटेंशन होती जा रही है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं। हमारे पास ये था एक सेगमेंट, अब इसकी हमारे पास कॉन्टिन्यूसली कॉपीज बनती ही जा रही है। कितनी कॉपीज बन जाती हैं? 24 आवर्स के अंदर हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज जो है वो तैयार हो जाती हैं।
तो ये तरीका है हमारे पास इस पूरे प्रोसेस को जो है वो जल्दी से कंप्लीट करने का। ठीक है, तो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी में पहले क्या किया, डीएनए को आइसोलेट करा, एंजाइम्स से डालकर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सबको डिसॉल्व कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने डीएनए को सेपरेट किया, पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के उसको तोड़ दिया, फिर उसमें से हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से देखकर कि हम किस तरह से हम इसको जो है चूज करें कि कौन सा डीएनए हमें चाहिए, वो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पर देख लिया। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना ली, चाहे तो हम प्लाज्मिड में डाल लें अगर हमें थोड़ी कॉपीज चाहिए, अगर ज्यादा चाहिए तो हम पीसीआर का प्रोसेस यूज किया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो हमने नई तरह का जो डीएनए बनाया है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इसको अब हम इंसर्ट कैसे करें, एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको हम कैसे डालें। तो सबसे कॉमन मेथड जो है वो डालने का क्या है, फिर से अगेन हम प्लाज्मिड को ही यूज कर सकते हैं डालने के लिए। ठीक है, प्लाज्मिड को लिया, उसके अंदर जो है वो रिकॉम्बिनेंट ये डाला और उसको हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन करवा दी उसकी। ठीक है, और उसके थ्रू हम उस पर्सन को जो है डिजीज नहीं देंगे और फाइनली हम डीएनए उसके अंदर डाल देंगे। डीएनए हमारे पास जो है अब रिकॉम्बिनेंट तैयार हो चुका है, पहुंच भी गया है। अगर हम इसकी मेडिसिन की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं इसका, तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसको जो है भेज देंगे आगे डाउन स्ट्रीमिंग के लिए। डाउन स्ट्रीमिंग क्या होता है, डाउन स्ट्रीमिंग मीन्स कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया,